सो बच्चों कैसे हो। वेलकम टू डे 5 ऑफ रेस्क्यू मिशन, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें भरपूर क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें टॉप पीवाईक्यूज रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है 2026 में आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग लास्ट मिनट रिव्यू करेंगे, टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंड देन पे क्वेश्चन करेंगे, देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये यहाँ पे जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं, ये एक पैकेज है। यहाँ पे खाली थ्योरी नहीं है या खाली न्यूमेरिकल नहीं है, खाली पीवाईक्यूज नहीं है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है कि ऐसे टाइप का सवाल आपको 2026 में आने का पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप नीट में बहुत बढ़िया नंबर लेना चाहते हैं, नीट में फिजिक्स में आपका बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं। अगर अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत कम नंबर आ रहा है, फिर भी ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बढ़िया नंबर आएगा। आपका जो स्कोर है वो पूरा बुस्ट होने वाला है, रॉकेट जैसा ऊपर चढ़ने वाला है। लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उस सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे मैं इस लेसन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। जो हमें चाहिए होता है हाई इल टॉपिक्स, उससे हमने शुरुआत किया हुआ है और बाकी आप जानते हो, उसका रोड मैप जो है वो आप जानते हो। अगर प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखा है तो आई पे क्लिक कीजिए, सारे प्रीवियस क्लासेस आपको दिख जाएगा। तो एक एक करके आप सब निपटा दीजिए। आज 5th क्लास के बाद, आज जो 5th नंबर क्लास है, उसके बाद हमें पूरा मॉडर्न फिजिक्स का सारे क्वेश्चन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन, और यूनिट्स एंड डायमेंशन जैसे 3 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन, लगभग लगभग 8 क्वेश्चन आपका हो गया। दैट मीन्स हम लोग 5 दिन में 32 मार्क्स कवर कर चुके होंगे। बात समझ में आ रहा है? उस एनर्जी पे आप काम कीजिए। आप रेडी होना, अगर रेडी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आगे भी हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का आविष्कार जो किए हैं वो है रदरफोर्ड। उन्होंने बताया कि ये एटम्स के सेंट्रल कोर पार्ट है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है एंड न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस में है उसको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक साथ हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अब यहाँ पे जो एटम होता है, सो इस एटम का जो साइज होगा भाई, वो उसका रेडियस जो है वो किस लेवल पे होते हैं? रेडियस ऑफ एटम जो है वो हम बोल सकते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर -10। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना मीटर हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का बात करूँ, सो न्यूक्लियस का हो जाता है 10 टू द पावर -15 यहाँ पे मीटर है। दैट मीन्स इसको हम लोग फर्मी लेवल पे बात करते हैं और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में बात करते हैं। तो इसके देखा जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो एटम है वो रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये एक बहुत ही छोटा पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना 1 लाख टाइम्स बड़ा है एटम्स। तो यहाँ पे समझ लेना आपको ये न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। ठीक है जी, ये आपको समझना है। और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हम जानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है और साथ साथ में न्यूट्रॉन भी है। और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो ये आपके दिमाग में रखना होगा, ये चीज आप दिमाग में रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो यहाँ पे इस रेस्क्यू बॉक्स में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम कंपेयर करेंगे, एक्चुअली प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को कंपेयर करेंगे, तो उस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27। हालांकि इतना बड़ा आपको नहीं याद करना है, 1.67 याद कर लीजिएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी उतना ही है, 1.6749 होता है इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा एक और चीज भी है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हम जानते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। लगभग लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि 1837 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 लिखेंगे, ये है कि नहीं। सो ये हो गया आपके लिए मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ गया। अब हमारे पास जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज अब यहाँ पे बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसा ही होता है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है, चाहे प्रोटॉन का बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन का बोलो। बिल्कुल समझ में आता है? हाँ जी। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है, उसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन होता है,
एंड देन हम लोग अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 चीज आपको दिमाग में रखना है। सो प्रोटॉन का मास को अगर हम m ले रहे होते हैं, इसका चार्ज को q ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का जो मास होगा ऑब्वियसली इसका मास हो जाएगा 2m, और यहाँ पे जो चार्ज होगा ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन को हम लोग 1 1 लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ड्यूट्रॉन का मतलब हम ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन में समझ में आएगा। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस ही होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मास जो है वो आप बोल सकते हैं 4m हो जाता है, और चार्ज जो है वो 2q होता है, मीन्स 2 मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कंपेरिजन हमको देखना जरूरी है, क्योंकि हमें कभी कभी रेशियो के बारे में पूछ लेता है, इस चैप्टर में पूछे या फिर मैग्नेटिज्म चैप्टर में पूछे, तो ये रेस्क्यू बॉक्स में हम लोग ये चीज पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, है कि नहीं? आ गया है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी न्यूक्लियस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये होता है जेड, जिसको चार्ज बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो होता है उसको मास नंबर कहते हैं, मास नंबर भाई साहब, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे मास नंबर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यूक्लियंस कहा जाता है। तो जब भी आपको कहीं पे न्यूक्लियंस बोले तो समझ लेना एक साथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में उन्होंने बात करा, ये हो गया आपके लिए प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है, ये आपका दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आइसोटोप्स, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोप्स। क्या लिख दिया मैंने? आइसोटॉप्स। फिर हो गया आइसोटोन्स, फिर हो गया आपके लिए आइसोबार। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ, आइसोटॉप्स पी, पी यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जेड का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। जिनका जेड का वैल्यू सेम सेम देखेंगे तो आप इसको बोल दीजिएगा ये क्या है, आपको आइसोटॉप्स होंगे। आइसोटॉन्स का मतलब एन यहाँ पे है, सो न्यूट्रॉन जो है वो सेम होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन क्या होता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड लिख लेते हैं, सो इसमें न्यूक्लियन है, दैट मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का मतलब हो गया ए माइनस जेड का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, सबका सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब आइसोबार का मतलब बार मतलब भारी टाइप का कुछ चीज है, मींस मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई कैन से यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार क्या होता है आपने पूरा देख लिया है, बढ़िया लगा सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर होता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, या न्यूक्लियस को ऐसा बोला जाता है कि ये स्फेरिकल शेप का होता है, और उसमें जो डेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा या मास जो होगा, वो मास डायरेक्टली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब ये पार्ट जो है वो क्या होता है, ये हो गया आपके लिए कांस्टेंट, और ये वॉल्यूम जो है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है ए, और ये बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हो गया आपके लिए वॉल्यूम। मींस अब ऐसा सिंपल बोल रहे हैं कि मास जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम जो है वो इतना है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मास नंबर ए इक्वल टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो आर का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1/3, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो इसको हम लोग लिख देते हैं इतना। दैट मीन्स ये एक रिलेशन बना, और ये ही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। व्हाट इज आर? आर को हम लोग फर्मी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कांस्टेंट बोलते हैं बेटा? फर्मी कांस्टेंट। अभी जो फर्मी कांस्टेंट है, इस फर्मी कांस्टेंट में हम लोगों को वैल्यू जो है वो भी हमें पता चलना है। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 बोल सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे फर्मी बोल दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3 होता है। मीन्स आप नंबर ऑफ मास नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कोई भी न्यूक्लियस का मास नंबर दिया हुआ है, तो सीधा आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन नीट वाले इसमें बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो नीट में ये फोकस करा जाता है बेटा, नीट में ये फोकस करा जाता है, आपको कंपेयर किया जाता है, मतलब R1:R2 पूछा जाता है, भाई इसका निकालो। दो आपको क्या दिया हुआ होता है, न्यूक्लियस दिया हुआ होगा, दोनों का मास नंबर अलग अलग दिया होगा, तो इन दोनों का रेडियस का रेशियो निकाल लो। कभी कभी आपको आर का वैल्यू निकालता है, लेकिन हमेशा आपको पीवाईक्यू दिखेगा तो हमेशा आपको दिखेगा कि ये क्या है, कि रेशियो ही पूछा जा रहा होता है।
बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉमन दिमाग में रख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने अभी यहाँ पे बताया, रेडियस के बारे में बात किया है बेटा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। अब बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो डेंसिटी होता है बेटा, डेंसिटी जो रो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मींस हर एक न्यूक्लियस में या न्यूक्लियर मटेरियल जो होंगे उनका न्यूक्लियस हमेशा उनका डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगा? हमेशा सेम रहने वाला है। तो मैंने तो डेंसिटी बोला ना, हाँ। सो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो हर एक न्यूक्लियस में आप बोल सकते हैं डेंसिटी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आप बोल सकते हैं। सो दिस इज इंडिपेंडेंट मास नंबर, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं ए पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड दिस इज 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होता है 10 रेज पावर, मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली ये होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। सो इतना kg पर मीटर क्यूब होता है बेटा। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? बढ़ते आगे। चलिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे एक बार सवाल भी आया, नीट में सवाल आया हुआ है कि दो न्यूक्लियस आपको दे दिया, दो न्यूक्लियस दे दिया, इन दोनों न्यूक्लियस का मास नंबर भी आपको दे दिया और बोलता है दोनों का डेंसिटी का रेशियो बताओ क्या होगा। तो कोई टेंशन नहीं है, 1:1 हमेशा होगा, कुछ भी कर लो 1:1 होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इनका डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, कुछ एक बच्चा है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, प्यारा इन द सेंस वो मेरा वीडियो देखता है इसीलिए प्यारा है नहीं। तो मुफीदुल उसका नाम है, तो वो आसाम से बिलोंग करता है बेचारा। अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, वो काफी इंटरेस्ट अपना दिखा रहा होता है जो क्लासेस में, वो बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहा है, हमें इंटरेक्ट करते रहता है। और वो बोला था कि उसका नाम मैं क्लास में लूं, बेटा आज तेरा नाम ले लिया, है कि नहीं? लास्ट क्लास में मैंने नहीं ले पाया बिकॉज मेरा क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, अभी रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, तो तुम्हारा नाम अभी मैं लिया हुआ है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छा लगा आपका एनर्जी देख के, बढ़िया तरीके से कीजिए और थर्ड मैप पे पूरा मचा के आ जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? पूरा मचा के आना बेटा, तू बढ़िया तरीके से पढ़ और बाकी लोग भी बढ़िया तरीके से पढ़िए। बहुत लोग कमेंट करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो उस कंडीशन पे बड़ा अच्छा लगता है कि लाइक मैंने जो मिशन चालू किया, मतलब बहुत लोग नहीं बट कुछ लोग जो है वो डेडिकेशन के साथ कर रहे होते हैं। सो अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आपको 100% टारगेट अचीव होगा, आपका जो गोल है वो 100% अचीव होगा, क्योंकि मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई काम बिना मेहनत से नहीं होता है बेटा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं और हम एक साथ फिजिक्स को रेस्क्यू करेंगे और मेडिकल सीट आपको मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारे यहाँ पे देखिए टॉप पीवाईक्यूज और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों लिखा सर? क्योंकि इस लेसन पे टोटल 4 पार्ट है इसका, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का 4 पार्ट है, मतलब आपको 4 सेक्शन मिलेगा। 4 सेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली थ्योरी पढ़ रहे। थ्योरी हमने कितना दिन पढ़ा? बहुत कम समय पढ़ा। अब पीवाईक्यू चालू देखना कैसे कैसे होता है। पीवाईक्यू सारे करते हैं यहाँ पे देखिए। रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू, 2024 में आया हुआ है, देख लीजिए क्या होता है। भाई साहब कुछ करना है क्या? नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर, ये अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ जी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बी कैसे आ गया? यहाँ पे ए होना चाहिए बेटा, है कि नहीं? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा ये वाला। देखिए रेडियस ये कब आया? 2022 में आया हुआ है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई या रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 27 एंड 64, इनका रेशियो निकालना है। सो R1 डिवाइडेड बाई R2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? A1 डिवाइडेड बाई A2 का। लाइटनिंग स्पीड में तू कर सकता है भाई, लाइटनिंग स्पीड समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, यहाँ पे क्या करेंगे? 27 डिवाइडेड बाई 64, इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे करेगा 3 क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यूब, तो यहाँ पे 1/3 है, इस सबको कैंसिल कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो आप बोल सकते हैं 3:4 आंसर होने वाला है। सो 3:4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये सही आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नहीं 2022 में आया हुआ है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे सवाल आ रहा है? हमने थोड़ा पढ़ा, देखो क्वेश्चन है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे सवाल आया हुआ है, न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स, इसका रेशियो इतना दिया हुआ है
और आपको बोला है रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। अभी जो मैंने बात किया था डेंसिटी के ऊपर सवाल पूछा गया है यहाँ पे, मतलब कैसे आप करेंगे देखिए, यहाँ पे डेंसिटी का बोला है तो बहुत लोग शायद इसको ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे डेंसिटी का वैल्यू क्या था, m डिवाइडेड बाई p, ऐसे करके आप कुछ भी मतलब दिमाग में रख सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं मास जो है वो a पे डिपेंड कर रहा होता है एंड वॉल्यूम भी a पे डिपेंड करता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये तो कांस्टेंट होता है, दैट मींस आप यहाँ पे लिखेंगे ये जो वैल्यू है वो सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आता है, हाँ जी। अभी आगे बढ़ते हैं और भी दिखेगा आपको, चलो देखो ये 2024 में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ इसका एल्यूमिनियम का इतना दिया हुआ है और इसका मतलब आर दिया हुआ है इसका, और ये दिया हुआ है आपको इसका बताना है। चलिए एक का मास नंबर 27 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 दिया हुआ है। ये क्या हो गया, अचानक छोटा क्यों हो गया भाई, मच्छर उच्छर कहीं पे आ गया क्या? ये मच्छर या कीड़ा वगैरह जब आ जाते हैं तो गड़बड़ा देते सारे कहानी, है कि नहीं? चलो अभी नहीं आना वापस, है ना? हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, A1 का वैल्यू 27 हो गया, A2 का वैल्यू आपको यहाँ पे 125 हो गया, दोनों को डिवाइड करो भाई, R1 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा और यहाँ पे इसका 1/3 होता है, बिल्कुल सही बात, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है, दैट मींस 3 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो बस 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 हो गया कहानी। आपको R2 का वैल्यू निकालना है, सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई R1 मींस R एल्यूमिनियम हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2024 में आया हुआ है भाई, इसीलिए तो 720 सबको आ गया था। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपके पास है ये वाला, ये देखिए एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीट 26 एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे टाइप का सवाल आता है। चलो एक बार देखते हैं, इसका मास नंबर ए है, हैज रेडियस इतना, अनदर न्यूक्लियस हैज रेडियस इतना, देन इट्स मास नंबर कितना। सो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि r डिवाइडेड बाई 2r मींस r1 डिवाइडेड बाई r2, a डिवाइडेड बाई a प्राइम, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में अपन क्यूब कर देंगे, क्यों? क्योंकि 1/3 को हटाना है, सो क्यूब करेंगे तो 2 क्यूब होता है 8, हम जानते हैं ये a डिवाइडेड बाई a प्राइम हो गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्राइम का वैल्यू 8 इंटू a हो जाता है भाई साहब। तो कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे टाइप का आपको पूछा, थोड़ा सा अलग पूछा इसमें, है कि नहीं? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट अगेन एक्सपेक्टेड है, इनका जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आपको कार्बन 12 का दिया हुआ है इतना, और यहाँ पे हीलियम 4 का दिया हुआ है कितना, वो आपको निकालना है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है भाई, वॉल्यूम जो है वो ए पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रेडियस करके, या फिर कुछ लोग करेंगे अच्छा रेडियस इतना है सो 4/3 पाई आर क्यूब करके करेंगे, अरे वॉल्यूम से ही तो ये आया था। सो हम यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम का करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट मींस 3:1 हो जाएगा आंसर। सो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये भी एक्सपेक्टेड ही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे टाइप का सवाल आपको आ सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये वाला सवाल को देखिए, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें तो आप कर ही सकते हैं, मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 8, मास जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं आप फैक्टर किससे, 8 से। द डेंसिटी विल बी, आपको डेंसिटी आपको बताना है कि क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से बताओ, पॉज करो और आंसर बताओ, पॉज करो और आंसर बताओ। देख लिया ना क्या बताया आपने, मास नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, तो मास नंबर इंक्रीज हो डिक्रीज हो क्या डेंसिटी में कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं आने वाला। सो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सवाल ऐसे टाइप का सवाल आ सकता है, ये सवाल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप का तो आ ही सकता है, तो रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि डेंसिटी का रेशियो जो है पीवाईक्यू में ही आया था, ऐसा टाइप का रेशियो क्या होता है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ में आता है। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा और थ्योरी पढ़ लेते हैं भाई, यहाँ पे हमने कुछ पीवाईक्यू तो कर लिए हैं, बढ़िया तरीके से देखे हैं, ये सारे चीज आपको करा दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। मास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी फॉर्म ऑफ मास है। अगर किसी बॉडी से मास कम हो गया, अगर कोई बॉडी मास को रिलीज कर दिया, दैट मीन्स उसने एनर्जी को रिलीज करा, या फिर उस बॉडी पे या कोई भी चीज पे मास
आ गया, मीन्स मास गेन करा उसने, दैट मीन्स उसमें बोल सकते हैं उसने एनर्जी गेन कर लिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन जो होता है वो E इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट फेमस आइंस्टीन इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपको जूल में रह रहा है, ये आपको केजी में रह रहा है, और ये तो आप जानते ही है सी का वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये एनर्जी जो है वो मास जो है वो हम यहाँ पे न्यूक्लियस में इसमें न्यूक्लियर चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग मास केजी में थोड़ी लिखते हैं, है ना, एएमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। सो एटॉमिक मास यूनिट में जब लिख रहे होते हैं तो उस कंडीशन पे आप ये दिमाग में रखिएगा 1 एएमयू है आपके पास, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं 1.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 10⁻6, और यहाँ पे 10⁻⁻19 हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। अच्छा, कभी कभी सवालों पे पूछ रहा है, इवन पीवाईक्यू में भी है, कोई मास आपको गिवन है, मान लो कोई भी कुछ भी मास दिया हुआ है, 0.5 ग्राम ऐसे दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको आप क्या कीजिएंगे, केजी में कन्वर्ट कीजिए। आपको बोला कि इसमें एनर्जी क्या रिलीज, कितना रिलीज होगा बोलो, तो इतना केजी हो गया। एनर्जी रिलीज का मतलब हो गया ये मास इंटू सी स्क्वायर, सी का वैल्यू पुट कीजिए, एनर्जी आपको मिल जाएगा, और वो आएगा, अब केजी में पुट करें जूल में आ रहा है। अगर एएमयू में पुट करते तो आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता। कहानी समझ में आ रहा है क्या, कितना एएमयू आप यहाँ पे दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है भाई, कितना। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अपन बात करते हैं। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? जैसे आप एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना हुआ है, सो ये न्यूक्लियस है कि नहीं यार, यहाँ पे न्यूक्लियन से बहुत सारे न्यूक्लियन से कितना है मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे इसे गोला बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब इन बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, इस पूरा का पूरा न्यूक्लियस को तोड़ने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस को बनाया जा रहा है, तो उस कंडीशन पे जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। कहानी समझ में आ रहा है क्या? दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्स न्यूक्लियस लिए हुए, इस एक्स न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए, वो आप बता सकते हैं कि हर एक न्यूक्लियन में तोड़ दीजिए, एक 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 करके, हर बहुत सारे के सारे आपने न्यूक्लियस को तोड़ दिया, तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रहा होगा, उस टोटल एनर्जी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो ये दिमाग में आपको रखना है, इसको तोड़ने में जितना एनर्जी चाहिए उसी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। नाम से समझ, बाइंडिंग, बात समझ में आ रहा है, बाइंडिंग, बाउंड करके रखने वाला एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मास डिफेक्ट। अब आपको मैं बात करता हूं कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसका नाम ये है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। अब इसको क्या करना है, इसको बनाते कैसे हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होते हैं, यहाँ पे जेड है, सो जेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये आपको क्या मिल जाता है, एक न्यूक्लियस मिल जाता है, जैसे एक्स न्यूक्लियस मिलता है, और उसका मास आपको यह भी मिल जाएगा, सो मास ऑफ एक्स। और यहाँ पे सम एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहां पे ये बाइंडिंग एनर्जी आया कैसे? क्योंकि आइंस्टीन ने कहा मास अगर कम होता है किसी बॉडी में तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये इक्वेशन जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का जो मास है वो न्यूक्लियस का मास से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो मास है वो ज्यादा है इससे, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं मास डिफेक्ट, मास में कोई डिफेक्ट हो रहा है, दैट मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मास होगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स, इसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अगर ये मास डिफेक्ट सम एमयू में आ रहा है, सो ये कुछ एएमयू में आएगा, ऑब्वियस बात है, ये एएमयू में आएगा, और इस एमयू में जो भी मास आएगा उसको अगर आप यहाँ पे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप एनर्जी कितना रिलीज हो वो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 एएमयू इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी समझ में आ रहा है क्या?
हाँ जी, तो आप यहाँ पे इसको बड़ा ही आराम से, बड़ा ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है जी, ये मास डिफेक्ट आपको देखने को मिला। तो आप बोल सकते हैं इधर वाला मास इससे ज्यादा हो जाता है, इधर वाला मास इससे ज्यादा, हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था ना यार, इसमें जितना मास होगा उतना ही बेसली मास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बाजार में शॉपिंग करने गए, तो 2 किलो का आपने कुछ ले लिया, मान लो आलू ले लिया क्योंकि कॉमन होता है, और 2 किलो आटा ले लिया या फिर चावल ले लिया, जो भी लिया, तो दोनों मिला के 4 किलो होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा बस। जो कम होता है वो मास डिफेक्ट है। आप बाजार से लेके आए, मान लेते हैं ऐसे कि आपने ये कंटेनर है, आपने ये कंटेनर पे बाजार से ये खरीद के लेके आए, यहाँ पे आपने जो भी है वो सामान डाले हुए हैं, ये 4 किलो का था। अब घर पे पहुंचे, मम्मी ने बोला निकालो भाई, और उसमें देखा गया कि इतना है। 100 ग्राम किधर गया भाई? तुम खा गया, आलू खा गया, चावल खा गया, क्या खा गया भाई, क्या चबा लिया तुम? यहां पे हमने कुछ नहीं करा। अगर ये न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम पढ़ते हो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पॉसिबल है, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो ऐसा नहीं है, जितना था उतना ही आपको आएगा। तो जो कम हो रहा था, जो लीकेज हो गया था मास यहाँ पे, जो गिर गया था, या मम्मी ने बोला कि चावल तूने खा लिया क्या, तो वो वाला जो चावल है, दैट चावल इज मास डिफेक्ट। कहानी समझ में आ रहा है? उस मास डिफेक्ट के साथ आप सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपको एनर्जी मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और मास डिफेक्ट जो है वो एमयू में आ रहा है, दैट इज वाई हम 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहानी समझ में आता है? हाँ जी, ऐसे देखते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली होता है ऐसे, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होता है, और यहाँ पे मास नंबर होता है। ये बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होता है भाई। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होता क्या है सर? हमने टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो पढ़े हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होता क्या? सो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो टोटल है, इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन मिल जाएगा। सर ये किस काम का है? अरे ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। मीन्स अगर किसी भी पूरा न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी किसी भी, मतलब अब ऐसे न्यूक्लियस का बोल सकते हैं, बड़ा न्यूक्लियस ऑब्वियसली उसका बड़ा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टेबल हो। स्टेबिलिटी चेक करना है, मीन्स आप उस पूरा ग्रुप में से, जो न्यूक्लियस का ग्रुप है, उस पूरा न्यूक्लियस के ग्रुप से आप एक न्यूक्लियन को निकाल के देखो। अगर वो एक न्यूक्लियन निकाल रहा है बड़ा आसानी से, कम एनर्जी लग रहा है, तो वो अनस्टेबल है। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल बोलेंगे। जैसे नहीं होता यूनिटी दोस्तों में, समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा होगा उतना कष्ट ज्यादा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स वो स्टेबल ज्यादा होगा। कहने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? सो तो नहीं गया भाई, सोना नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ। सो ये हो गया आपको बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है, हालांकि किताबों में आप दिखता है, आपको देखा भी होगा, ऐसे ऐसे कर करके ऐसे जाता है, वो इधर से मास नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 56 बोल के एक न्यूक्लियस आता है जो आयरन का होता है, और यहाँ पे हम बोलेंगे इसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। सो पिक पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है 8.8, यही होता है मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे कुछ स्टेबल बेल्ट होता है, जैसे यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पे बोल सकते हैं 50 से यहाँ पे 80 के बीच में जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल बेल्ट में आते हैं। लगभग इनका बाइंडिंग एनर्जी पाने के लिए काफी ज्यादा होता है, और इससे ज्यादा जब होंगे 80 से ज्यादा, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं 80 से ज्यादा वाले अनस्टेबल होते हैं, या अनस्टेबल है। और यहाँ पे जो भी, वो भी अनस्टेबल है, इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पाने के लिए कम है, तो यहां से आप 50 से जो छोटा होंगे वो भी आप बोल सकते हैं अनस्टेबल है। तो ये जो छोटे वाले हैं वो स्टेबल बनते हैं फ्यूज करके, दूसरा को लेके आते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये अनस्टेबल जो है, बड़े वाले जिनका मास होता है, मास नंबर, वो क्या हो जाते हैं? फ्यूजन होके, मीन स्प्लिट होके, मीन्स छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जब डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाएंगे तब जाके ये स्टेबल बन जाते हैं। और डॉटर न्यूक्लियर में इसीलिए कन्वर्ट होते हैं सो दैट वो स्टेबल बन जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक्स है, कोई भी न्यूक्लियस यहाँ पे एक्स है जिसका हम लोग बोल सकते हैं 240 है, और वो डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हुआ, मान लेते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियर में वाई में कन्वर्ट हो गया।
तो y में कन्वर्ट होगा तो आप बोल सकते हैं 120 के करीब हो जाएगा। तो इससे तो ज्यादा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, इसका वैल्यू जो है वो 120 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो V120 जो है वो इतना बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन से तो ज्यादा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये x से तो ज्यादा स्टेबल ये बन जाएगा। तो स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे स्टेबल बन जाता है वो, और इसमें क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं और ये ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं। आने समझ में आ रहा है क्या? तो ये बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होता है, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन ज्यादा मीन्स स्टेबिलिटी अच्छा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा भाई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी से हम क्राइटेरिया नहीं देखते, बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन को देखते। ठीक है जी, बढ़ते आगे। चलो यहां पे अगेन एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज है, टॉप पीवाईक्यूज है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं अभी, तो दूसरा फेज हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। तो बढ़ते आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो यहाँ पे न्यूक्लियस विथ मास नंबर इतना दिया हुआ है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास 120, the binding energy per nucleon unfragmented nuclei is 7.6 million electron volt, while that fragments is इतना। बात समझ में आ रहा है क्या? अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस क्या होगा? तो आपको क्या बोला कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसका वैल्यू 240 है। मैं आपको बता दूं ये नीट में आया कितना, ये नीट में भी आया हुआ है, सेम सवाल जेई में भी आया हुआ है। थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आपको दिया गया है यहाँ पे, आई थिंक 42 या ऐसा ही कुछ दिया हुआ था जेई में। सो यहाँ पे इसने तोड़ा सेम सेम फ्रेगमेंट्स, ये देखिए ईच ऑफ सेम मास नंबर 120। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो वाई आपने यहाँ पे देखा 120 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो बाइंडिंग एनर्जी अब यहाँ पे निकलना है। सो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा उसको इनिशियल एनर्जी कह सकते हैं। सो दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी इज योर बाइंडिंग एनर्जी। दैट मीन्स चेंज इन एनर्जी का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल है। अरे यही तो करना है। सो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी ये छोटा ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। पार न्यूक्लियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8.5 दिया हुआ है। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, और यहाँ पे माइनस 240 पार न्यूक्लियन है मल्टीप्लाइड बाई 7.6 हो जाएगा। सो 240 इसमें भी 240 इसमें भी 240 है, इसको बाहर कर दीजिए 240 मल्टीप्लाइड बाई 0, और यहाँ पे अब इसको माइनस करेंगे तो लगभग 9 हो जाएगा, है कि नहीं? सो इसको हटा दो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो रहा है? सो सिंपल सिंपल बात है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये 200 से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, यही होने वाला है। सो सॉल्व मत कीजिए, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत, 200 से थोड़ा ज्यादा होगा बस, और क्या। ठीक है जी, बस आगे बढ़ते हैं। और क्या और क्या, चलो एनर्जी इक्विवेलेंट, अरे वही तो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल करा था ना, एनर्जी इक्विवेलेंट इतना ग्राम, थोड़ी देर पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी में ये करा था। ये देखिए नीट 20 में आया हुआ है ये सवाल, है कि नहीं? चलो ये तो मैंने कर लिया है ऑलरेडी, डन। ठीक है जी, टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे भी ये क्या है, गिवन दैट, ये भी नीट में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है। लोग बोलते हैं 16 टफ था, कुछ लोग बोलते हैं 25 टफ है, मतलब टफ कुछ भी नहीं है यार। अनएक्सपेक्टेड था 25 में, इसीलिए गड़बड़ हो गया। बट 26 में आपका अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपके सर पढ़ा रहे हैं आपको, बढ़िया तरीके से आप देखिए, बढ़िया तरीके से करिए। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी बढ़िया तरीके से कर रहे होते हैं, आप भी कीजिए, बढ़िया करेंगे आप। बात समझ में आ रहा है क्या? करते हैं चलिए। नीट 16 आ रहा है, इसमें क्या बोला कि गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन इतना दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको इतना दिया हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक मास नंबर इतना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, हाँ, और मास नंबर ए दिया हुआ है, हैज मास इतना है, मास डिफेक्ट ऑफ, अरे भाई क्या है ये, क्या है? थोड़ी देर पहले ही तो करा था जब अपन न्यूक्लियस निकाल रहे थे। ये वाला चीज नहीं हो जाएगा क्या? मतलब सबसे पहले प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है जी, माइनस न्यूक्लियस का मास, वही तो मास डिफेक्ट है। भाई घर बाजार से लेके आ रहे 4 किलो, घर पे पहुंचा कितना, बस वही मास डिफेक्ट हो गया। तो ये तो एक भी नहीं हो रहा है, ये इससे बड़ा, ये बड़ा नहीं हो सकता, न्यूक्लियस का मास बड़ा हो ही नहीं सकता। ये क्या है, ये न्यूट्रॉन थोड़ी है, यहाँ पे आपका क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, इससे तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो एक भी नहीं हो सकता, हटाओ यार ये सबको। चलो बढ़ते आगे, सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी होता है ये सब। देखिए 2022 में आया हुआ है, द रीजन फॉर द डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी, रीजन फॉर डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन हेवियर
न्यूक्लियाई क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें क्या रीजन हो जाएगा, कूलम्ब्स रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले कर लेता हूँ। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मतलब बड़ा न्यूक्लियस होगा, मान लीजिए बड़ा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, हर जगह पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। आसपास में भी ऐसे ही ये न्यूक्लियॉन्स ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आएगा, है कि नहीं? हाँ जी। अब बात क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो शॉर्ट रेंज है, और जो कोलंबियन फोर्स है या कूलम्ब्स फोर्स है वो क्या होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो जब ये बड़ा बन जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, इस प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा भाई, इस प्रोटॉन पे बाकी सारे प्रोटॉन इसको फोर्स इधर लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक और फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो अट्रैक्टिव है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो भी अट्रैक्टिव है, सो इसको अपन प्रोटॉन बोल लेते हैं। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव है, रिजल्टेंट इधर आ रहा होता है। लेकिन इनके दूर में जो प्रोटॉन होते हैं या दूर में जो न्यूक्लियन होते हैं, वो यहाँ पे इस फोर्स में काम नहीं करते, इस वो फोर्स अप्लाई नहीं, एक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये दूर पे है। और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कूलम्ब्स फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स से काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं ये अनस्टेबल होता है। और इसी अनस्टेबल के वजह से यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डीके होना चालू करता है, स्प्लिट होना चालू होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, बहुत सारे चीजें होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसके वजह से ही होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, कूलम्ब्स रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, तो ये दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है? तो आप यहाँ से तीनों में से देख सकते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा है, इसका तो हो ही नहीं सकता, ये तो छोटे छोटे है, ये छोटे छोटे है, तो बीच का यही है। हालांकि ये तो याद रखना है, बट अगर आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग, याद नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है ना, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भाई साहब, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज, है कि नहीं? बट तुम्हारे पास है वो यूज कीजिए। कैसे? ये तो बड़ा है, ये हो ही नहीं सकता, ये छोटे हैं, ये भी नहीं हो सकते, बचा सिर्फ ये है, तुक्का लगा के आ जाओ, हो गया, करेक्ट है। तुक्का नहीं लगाना बेटा, कॉमन सेंस लगाना है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, बढ़ते आगे, चलो नेक्स्ट। ये भी एक्सपेक्टेड ही है, जैसे इसे लिखा हुआ है। सो बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन आपको इतना दिया हुआ है, मास नंबर इतना, कर्व ड्रॉप्स, बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन, ये जो भी वैल्यू ये दिया हुआ है फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियस, जिसका ए का वैल्यू आपको मोर देन 170 दिया हुआ है। इस प्राइमरीली ड्यू टू, अभी अभी जो पढ़े हैं वही है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा हुआ है। क्या होता है, न्यूक्लियर सेचुरेशन नहीं, शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ये भी नहीं, एक्चुअली इंक्रीज्ड इन कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स होना चाहिए, यही है आपके आंसर। एक सेकंड, फिर यहाँ पे देखिए बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियर, ये तो होमवर्क है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले करे हुए है कि नहीं? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो कर सकते हैं। एएमयू में दिया हुआ है, पहले वाले में केजी में था, हाँ नीट 2020 ये किस में था, केजी में था, यहाँ पे एएमयू में है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो एनर्जी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 हो जाएगा। 0.3 है, 0.3 होकर एक और आ जाएगा, और यहाँ पे आप दगाएंगे तो 93 मल्टीप्लाइड बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, 27 से ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखना है, 28 करीब आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा इतना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो वो भी दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, चलो बढ़ते आगे, एनर्जी आपने देख लिया। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियर फिजन यहाँ पे होगा। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, इस बड़ा सा न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देना होता है। मतलब यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए आपको इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन चाहिए होता है वैसे भी। सो आपने क्या करा, इसको इंड्यूस्ड ऐसे न्यूट्रॉन इंड्यूस कर लिया, जिसके वजह से इसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबल ज्यादा हो गया, और उसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है, दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग एक्स बोल लेते, इसको अपन वाई बोल लेते, और ये हमारे लिए मान लेते ए नहीं बोलेंगे, इसको इसको पी बोल लेते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड भी बोल सकते थे, यहाँ पे न्यूट्रॉन हो रहा है। ठीक है जी, ये आया इसमें थोड़ा। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो P है
ये प्लस न्यूट्रॉन, ये बन के आ रहा होता है x प्लस वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल है बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। सो जब यहां पे इसको देखेंगे, यहाँ पे मास नंबर से नहीं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। सो इनका बाइंडिंग एनर्जी निकालिए पहले, फिर माइनस इनका बाइंडिंग एनर्जी कर लीजिए, तो आपको बड़ा आसानी से ये सवाल बन जाता है। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते एक्स का वैल्यू जो है वो 180 हो गया, यहाँ पे बना है y जिसमें आपको आ रहा है मान लेते हैं 100 प्लस यहाँ पे बोल लेते हैं z जिसका वैल्यू आ रहा है इतना। सो सबका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, आपको बोला कि भाई तू एनर्जी निकाल। सो क्यू का वैल्यू निकालना है तुमको, मींस बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले इधर का एनर्जी लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आपको दिया हुआ है ई वाई, पर न्यूक्लियन के साथ 100 मल्टीप्लाई करना है, ये जो है वो हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है जी। सो पर न्यूक्लियन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है वाई पे 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे इसका कितना है जेड हो रहा है, सो 80 मल्टीप्लाइड बाई ई जेड माइनस 180 एक्स, ये होता है आपको एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। सो बाइंडिंग एनर्जी दो तरह से अपन निकाल सकते हैं, एक तो मास डिफेक्ट से निकाल सकते हैं और दूसरा इससे निकाल सकते हैं। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ होगा तो इससे निकालिए, या फिर सिंपली कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी दे देता है। सो बाइंडिंग एनर्जी दे दी, इसका मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है कि नहीं, पर न्यूक्लियन देगा तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये हो गया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब हम लोग यूरेनियम का देखेंगे, थोड़ा सा यूरेनियम का जो फिजन रिएक्शन होता है। अभी अपन यूरेनियम न्यूक्लियस का जो फिजन रिएक्शन है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे यूरेनियम आया, इसमें एक न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन यहाँ पे इसको इंड्यूस करा, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे दो और न्यूट्रॉन को इसने रिलीज करा, और साथ साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करा। यहाँ पे वही सेम कहानी है, ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं ये सारे न्यूक्लियस जो है यूरेनियम न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, फिजन रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन एक चीज आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोला गया कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो एक रिएक्शन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है एक इक्वेशन से। बात समझ में आ रहा है। मींस एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उस न्यूक्लियर रिएक्शन पे 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज कर सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूज होते हैं, दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन फ्यूज हो गया। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे रिलीज होंगे, +2 न्यूट्रिनो 6 अल्फा एंड 26.7 इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद आपको ये कहानी मिलेगा, एक अल्फा पार्टिकल आपको मिल रहा होता है, और वहां पे आप बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इतना एनर्जी रिलीज करता है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है फ्यूजन के द्वारा, तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, आपको 6.6 ऐसा ही कुछ आएगा। तो ये हो गया आपका कहानी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में ही ये होता है, नहीं तो ये फ्यूज नहीं हो पाएंगे। दो छोटे छोटे मीन्स दो छोटे न्यूक्लियस को आप लेके आए और उसके बाद इन दोनों को फ्यूज कराना चाहते हैं, तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई इसका एक और नाम है, जिसका नाम हो गया आप थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दिमाग में रखना, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का जरूरत पड़ता है। और ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो 10⁷ केल्विन, तो आपको कभी कभी पूछ लेता है कि ऑर्डर बताओ इसका कितना होगा, वगैरह वगैरह चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, PYQs आएगा। ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 3। देखिए तीसरा नंबर तक हम पहुंच गए, और भी एक और बचा हुआ है। सो करते हैं भाई सवाल सॉल्व। So which of the following process represent the fusion of nuclei? नीट 19 में आया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूजन, यहाँ पे आपको बोला फ्यूजन, फ्यूजन होने के लिए छोटे छोटे होने चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बात हो रहा होता है,
हाइड्रोजन अल्फा हीलियम एंड अल्फा पार्टिकल, जैसे सन से ये होता है, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, सन में होते हैं, सूर्य भाई में हो रहा होता है। देखिए बात समझ में आ रहा है क्या, इसमें स्प्लिटिंग वाला बात नहीं है, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पे दिमाग में रखिएगा हमेशा कि ये वाला कहानी होगा फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन इन सन। तो ये होता है आपको फ्यूजन रिएक्शन। कभी कभी आपको ऐसे ही पूछ लेता है, ये दिमाग में आप रखिएगा, सन पे कौन सा रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन या फिर फ्यूजन रिएक्शन। तो सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन 19 में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. The mass defect in the fusion reaction is इतना, then energy liberated per यूरेनियम पर एएमयू कितना होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये सिंपल बात है, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो आपको अपने आप वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आंसर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, इफ बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन, ये आपको न्यूट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है भाई साहब, है कि नहीं। आपको बोला कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू न्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, दैट मींस टू न्यूट्रॉन ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं और अल्फा पार्टिकल बन रहा होता है या हीलियम न्यूक्लियस बन रहा होता है। सो यहाँ पे हमें ये फाइनल एनर्जी होता है, ये हमारे लिए इनिशियल एनर्जी होता है। बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है, सो फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही बात है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में क्या होगा, पार न्यूक्लियन आपको गिवन है, यहाँ पे न्यूक्लियन कितना है 4 है, सो ये हो गया आपके लिए 7, बिल्कुल सही बात, माइनस यहाँ पे 4 न्यूक्लियन है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, ये बड़ा सा अलग कलर आ रहा है। हाँ, कलर से याद आया, एक बच्ची ने बोला कि सर कमेंट में डाला है पिंक कलर से लिख रहे हैं, बेटा अभी लिख रहा हूँ, है ना, इसको पहले कंप्लीट करने दो। -4.4, सो 23.6 यहाँ पे हो जाएगा इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लड़की का नाम है कुछ दीक्षा, दीक्षा भारती, है ना। तो आपके लिए मैं पिंक लिखता हूँ, नेक्स्ट वाले स्लाइड में आइए। पिंक एक बार ले लेते भाई, है ना, पिंक है किधर, यही है क्या, इसमें तो घटिया लगेगा लगता है, पता नहीं कैसे लगेगा, ये सवाल कर लेते, उस बच्चे का इच्छा है, देख लेते एक बार। एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है, 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 न्यूक्लियस ऑफ इतना यूरेनियम, है ना, ये समझ में आ रहा है। इफ अ रिएक्टर डिलीवरिंग 100 मिलियन वाट पार, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फ्यूजन पर सेकंड कितना होगा, एक सेकंड में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना फ्यूज होगा, आपको ये बताना है। सो एनर्जी डिवाइडेड बाई टी को हम लोग पावर बोलते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई टी को हम लोग पावर बोलते हैं। एक बार देख लेता हूँ कितना घटिया आ रहा है ये कलर, उतना भी घटिया नहीं आ रहा है, बट ठीक है, स्टिल अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये ऐसा नहीं है मैं उस कलर का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें कैसे आएगा, आई डोंट नो। तो अगर ये दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो आप ठीक है, इसी क्या करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये कलर है, ये कलर है बस, और कुछ नहीं है। ये यहाँ पे ये हो गया आपको पावर, सो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी सिंगल, जो आपके न्यूक्लियस के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, सो एनर्जी ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियस, ठीक है जी, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। पार न्यूक्लियर पार यूरेनियम में कितना हो रहा है वो आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल एनर्जी पार सेकंड आपको दिया हुआ है इतना 100 यहाँ पे 10 टू पावर 6 है, यहाँ पे 10 टू पावर ये नीचे आ जाएगा, तो 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको 100 ही रखते हैं, और नीचे 180 की जगह पे अपन अप्रोक्सीमेट करके इसको 200 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1.6 आ जाएगा, और 10⁻⁹ है, ठीक है जी। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1/3.2 इंटू 10⁻⁹ आ रहा है बेटा। ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली हमने लिया हुआ है, 1/3 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁹ है, दैट मीन्स 3.33 इंटू 10⁻⁹ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला आंसर आपको यहाँ पे बनाया जा सकता है, दैट मीन्स आप इसका जो ऑप्शन होगा तो इस वाले के हिसाब से 3.3 इंटू 10⁻18 हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 18 पावर देखिए, 10 के पावर देखिए भी बता सकते हैं, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको कर लीजिएगा बस, और क्या है कि नहीं। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉमन इन सन एंड स्टार्स, बिल्कुल सही बात है।
द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन प्रोसेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसमें आपने बताना है। ये नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। इसको न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। और वो सन एंड स्टार में ही होता है, ये चीज में मैंने बताया हुआ है, याद रखना इसको, ठीक है ना। मतलब हैशटैग YRH आपको यहाँ पे यूज करना है इसको। सो ये 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है जी। बढ़ते आगे, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए इन रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इसमें अल्फा पार्टिकल निकल के आ रहा है। इफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ये दिया हुआ है आपको, इसका मास दिया हुआ है m1, इसका मास दिया हुआ है m2, इसका मास दिया हुआ है आपको m3 एंड इसका मास तो वैसे नहीं है। m4 किसका दिया हुआ है? हीलियम एंड न्यूट्रॉन, ठीक है जी। चलो का बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, इसका मास m4 मान लेते हैं। अब क्या बोला इसमें, आपको बताना है कि मास एनर्जी रिलीज निकालना है। सो एनर्जी रिलीज निकालना है, इसका मतलब क्या कर देंगे आप, मास डिफेक्ट पहले निकालिए। इससे बन रहा होता है, सो इनका मास ज्यादा हो जाएगा। सो m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m3 प्लस m4, इसके साथ अगर c² मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल गेट एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ही आ रहा है मेरे हिसाब से तो, हाँ। सो ऑप्शन ए करेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए होमवर्क में डाल देता हूँ, सो इसको कर लेना बेटा, है कि नहीं। आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, है कि नहीं तो मैं ये इसको टेलीग्राम पे मेरे को यूज कर लेना है। सो टेलीग्राम पे मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली स्पॉन्टेनियस डीके होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डीके को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे कहेंगे, जैसे कि आपके पास अनस्टेबल जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, इनके पास जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ज्यादा हो जाता है। जैसा बोल सकते हैं कुलम्ब्स फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स से, तो ये इसको तोड़ने का कोशिश करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डीके। होते रहना है और फिर ये डीके होके एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डॉटर न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल होने के लिए ये डॉटर न्यूक्लियस रिलेटिवली स्टेबल, ऐसा नहीं पूरा स्टेबल नहीं होते, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो 3 टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, हम यहाँ पे बोलेंगे अल्फा डीके, क्या बोलेंगे इसको, क्या हो गया इसका, अल्फा डीके। दूसरा होता है बीटा डीके और तीसरा होता है गामा डीके। गामा डीके मींस एनर्जी, गामा रे को ये रेडिएट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। बट हम मेनली ये दोनों ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? ये दोनों ही पढ़ते हैं। चलो थोड़ा बहुत पिंक पिंक हो गया, हम थोड़ा सा व्हाइट ले ही लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ थैंक यू बेटा, आपने कमेंट करा। और भी लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा कलर से मैं लिखूं, है कि नहीं। आपका पसंदीदा वाला जो कलर है मैं यहाँ पे ले लूंगा, है ना। बहुत खतरनाक वाला कलर मत बोल दीजिए ताकि पता ही नहीं चल रहा मेरे को। सो ये आपने दोनों लिखा हुआ है। अब अल्फा डीके क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अल्फा डीके मीन्स आपने एक हीलियम न्यूक्लियस को रिलीज होना है। और बीटा मीन्स यहाँ पे 2 टाइप का बीटा होता है, एक होता है आपको बीटा पॉजिटिव और दूसरा होता है बीटा निगेटिव। अब बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 होता है और इसका चार्ज +1 होता है। सॉरी ऊपर में 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना है, यहाँ पे +1 होना है। और बीटा निगेटिव का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसमें। जब ये बीटा पॉजिटिव रिलीज होता है तो उस कंडीशन पे एक और पार्टिकल रिलीज होता है, सो दैट ये मोमेंटम कंजर्व है। हम बहुत चीज, वो बड़ी खतरनाक चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, नहीं तो वो सिलेबस में है ही नहीं। तो होता तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ा देता, बट स्टिल इतना हमें जानना जरूरी है कि बीटा डी के अल्फा डी के क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने बैलेंसिंग करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे कि एक न्यूट्रिनो, ऐसा बोलेंगे एक न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होता है। और इस जगह पे क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो, इसको बार लिखते हैं ऐसे, एंटी न्यूट्रिनो ऐसा बोल सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। और समझ में आ रहा है, एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होता है। सो अल्फा डीके बीटा डीके कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, मान ले हमारे पास एक इक्वेशन है या फिर एक न्यूक्लियस है, जेड ऐसे है प्लस ऐसे। ये क्या कर रहा है, अल्फा डीके रिलीज कर रहा है, मीन्स अल्फा को रिलीज कर रही है। क्या कर रहा है, अल्फा को ये रिलीज कर रहा होता है। जब ये अल्फा को रिलीज करेगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस को उसने रिलीज करा। तो जब हीलियम न्यूक्लियस को रिलीज करा, ये जेड से 2 माइनस हुआ कि नहीं हुआ, और यहां से ए से 4 माइनस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी हुआ है।
तो हम इस कंडीशन पे बोल सकते हैं ये कोई अलग डॉटर न्यूक्लियर बनाया जिसमें एटॉमिक मास नंबर चेंज हो गया, A-4 हो जाएगा, और इसमें जो चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मींस आप यहाँ पे A-2 लिख सकते हैं, और सम एनर्जी तो यहाँ पे है ही, तो एनर्जी रिलीज होगा। ये हो गया आपके लिए अल्फा डीके। कौन सा डीके भाई? अल्फा डीके। ये हो गया आपके अल्फा पार्टिकल, सो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डीके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा पॉजिटिव या निगेटिव, कोई भी ले लेता हूँ, निगेटिव ले लेता हूँ। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, मास यहाँ पे 0, इलेक्ट्रॉन को रिलीज होना है। तो इस कंडीशन पे देखिए सेम चीज अगर हम लिखें, मास यहाँ पे ऐसे ही है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा तो इसमें एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे रिलीज होता है। भाई साहब क्या न्यूट्रिनो रिलीज होता है और एंटी न्यूट्रिनो क्यों रिलीज होता है? ऑलिबल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया, ये इनका हाइपोथेसिस है ना। वो हाइपोथेसिस किए हैं कि बोले हैं कि ये ऐसा ही होता है, एक अलग पार्टिकल होता है बीटा डीके में, सो दैट यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो, नहीं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, इसीलिए ये अलग पार्टिकल आता है, इसका नाम एंटी न्यूट्रिनो है कि नहीं? एंटी न्यूट्रिनो एन हो रहा है, और यहाँ पे एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए इसका कोई मास वगैरह नहीं होता है, प्रोटॉन जैसा ही होता है, चार्ज न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, दैट मीन्स ये बैलेंस होना चाहिए, जेड इधर होना चाहिए, इस साइड में जितना जेड होगा उस साइड में भी उतना ही जेड होना चाहिए, इस साइड में जितना ए होगा उस साइड में उतना ही ए होना चाहिए। तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई का वैल्यू ले लेते हैं, जेड प्लस 1, यहाँ पे ए, तो ए तो बराबर हो रहा है 0 + 0, 0 + 1 इक्वल टू ये। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है, सो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपके 0 + 1, ठीक है जी। इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमारे पास मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऐसे रिलीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, +1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है। ये न्यूट्रिनो है भाई साहब, ये न्यूट्रिनो है। सेम भी वही मोमेंटम कंजर्व, आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये क्यों रिलीज होता है, सो दैट मोमेंटम कंजर्व होने, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ही चाहिए होता है, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे एनर्जी तो रिलीज हुई है, अब जरा देखिए इसको बैलेंस करते हैं, वाई ए तो वही सेम ही है, यहाँ पे जेड एक एक्स्ट्रा चला गया, सो Z-1, ये आपके दिमाग में रखना है। तो ये तीनों इक्वेशन आपके दिमाग में रखना है, यही तीनों इक्वेशन से आपका सारा कहानी बनने वाला है, ये दिमाग में रखना है। इस साइड में जितना मास नंबर, इस साइड में उतना ही मास नंबर होगा, इस साइड में जितना एटॉमिक नंबर होगा, मींस जेड का वैल्यू जितना होगा उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आता है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अगेन टॉप PYQs है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल देखिए, जेड दिया हुआ है इतना, इमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा, नेगेटिव हो रहा है, सो रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या क्या होगा आपको देखना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, कब आया हुआ है देखिए 24 में आया हुआ है, इस चैप्टर से 24 में 2 बार आ चुका है, 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होना है, दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम 2 4, और यहाँ पे दो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे, दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वाई, ए का वैल्यू कितना होगा देखो, यहाँ पे सिंपल A-4 हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए टोटल कितना, यहाँ पे -2 है, मतलब यहाँ पे 1 है, -1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो -2, यहाँ पे 2 -2 मिलकर यहाँ पे 0 हो रहा है, दैट मीन्स सीधा यहाँ पे जेड होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है भाई साहब, आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है चीज को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A4 यहाँ पे जेड, तो क्या बोला इसमें, सिंपल है, वेरी सिंपल है कि नहीं। चल 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 आगे बढ़ते। ये सेम 2022 में आया, ऐसे ही टाइप का सवाल है, देखो इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे आपने देखा अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, वाई का वैल्यू निकला, फिर बीटा पॉजिटिव मींस पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, जेड का वैल्यू निकला, एक नंबर, हाँ आपको यहाँ पे जेड निकालना है, एंड मास नंबर ऑफ जेड मींस वो जो जेड होगा इसका निकालना है, एटॉमिक नंबर एंड मास, ए और जेड इसका निकालना है। चलिए देखते हैं, एक्स ए जेड आ रहा है, अल्फा पार्टिकल गया, इसे लिख दीजिएगा, ऐसे बैलेंस कर लेगा, यहाँ पे A-4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Z-2, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे बीटा जा रहा है, ये अल्फा जाता है, ये बीटा पॉजिटिव वाला जा रहा है, सो प्लस इधर से होगा, ये तो था पहले से ही, ये तो था भाई साहब, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको हटा देने के बाद ये Y यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जेड बनेगा इधर। तो जब ये जेड बनेगा तो उस कंडीशन पे A-4 तो होगा ही होगा इससे ऊपर, और इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा उधर एक चला गया तो इसमें और कम बचेगा कि नहीं बचेगा, Z-3 बचेगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये बनना है, बात समझ में आ रहा है। इस साइड में जेड को प्लस करेंगे तभी तो ये बनना चाहिए, सो Z-2
इज इक्वल टू समथिंग प्लस 1, तो इधर आ जाएगा तो माइनस जेड माइनस 3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू ए माइनस 4 और जेड का वैल्यू जे माइनस 3। तो कहाँ गया ये वाला, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो नीट 2022 में आया हुआ है ये। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आया हुआ है, देखो 20 में आया हुआ था। सो व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, व्हेन एन न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, क्या हो सकता है यहाँ पे आपको देखना है। तो अल्फा पार्टिकल जब रिलीज होगा दैट मीन्स यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है। कौन रिलीज कर रहा है, कोई भी न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है। ठीक है जी, ये हमने देखा हुआ है, -4 यहाँ पे Z-2। ठीक है जी, चलो मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4, यस ठीक है। एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेस बाय, ओ तेरी पहले वाला ही आंसर आ जा। कब आया हुआ है, 20 में। अब देखो एक चीज, 20 में आया, 2022 में आया, 24 में आया, अब 26 का बारी है। पैटर्न देख, ये देखो 20 में आया, 2022 में आया, 2024 में आया, अब बचा कौन है 2026। तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो ये भी यहाँ पे भी आ गया था। अरे आ गया उसमें। बीटा पॉजिट्रॉन इमिशन यहाँ पे हो रहा है इन ए बीटा पॉजिट्रॉन इमिशन यहाँ पे फ्रॉम अ न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस से बीटा पॉजिटिव या फिर पॉजिट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। देयर आल्सो एन इमिशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे इमिशन ऑफ क्या होना चाहिए। देखिए अगर बीटा पॉजिटिव होता है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि न्यूट्रिनो रिलीज होता है। सो यहाँ पे कौन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थ्योरी है, फुल थ्योरी बेस्ड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, जो मैंने बताया हुआ है सारी चीजें यहाँ पे है, मतलब इससे बाहर नहीं आने वाला यार। मतलब आपको अभी जो अभी सिलसिला में आएगा तो एक्सपेक्टेड में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये चीजें, एक न्यूक्लियस इतना है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा नेगेटिव। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये आया हुआ था 22 में शायद। सो यहाँ पे जेड ये कर सकता है, यहाँ से अल्फा निकालो यार, पहले अल्फा निकाल लेंगे। सो अल्फा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अल्फा निकालते हैं ना। सो यहाँ पे एक अल्फा निकल गया और एक बीटा नेगेटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 बचा है कि नहीं। सो यहाँ पे इसके साथ क्या जोड़ने से ये जेड होगा, तो आप बोल सकते हैं एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, Z-1, दैट मीन्स वाई का वैल्यू Z-1 हो गया। यहाँ पे 4, सो A-4। सिंपल है जी, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो ये आपका कहानी बन गया। सो देखते हैं आगे, फिर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बात यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखिए अगर आपको क्लास नोट्स वगैरह चाहिए, डीपीपी, फॉर्मूला शीट, अपडेट्स वगैरह सब कुछ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर करते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर लेंगे, तो आप इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्कैन करके या फिर इस चैनल को यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसमें आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। या फिर देखिए तपोदर के पास यहाँ पे एक तो ऐसे है, तो ऐसे बहुत लोग इसको देख नहीं पा रहे, तो ये चीज को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है तापादर, ऐसे है तापादर्स, फिर ऐसे, फिर फिजिक्स, फिर दोबारा ऐसे, देन 2 आ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया लिंक, नहीं तो स्कैन कीजिए। और डू सब्सक्राइब टू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। मैं चाहता हूं कि आप मिस ना करें इस चीज को, क्योंकि ड्रीम, मैं नहीं चाहता कि किसी का ड्रीम टूट जाए, किसी का सपना टूट जाए, नहीं चाहता। इसका दर्द मेरे को पता है, कि मैंने देखा है, इतने सालों से देखा हूं जिनका जो ड्रीम है वो टूट जाती है, तो कैसे जीते हैं वो। हालांकि आप जी सकते हैं, बट टूटा हुआ ड्रीम लेके, टूटा हुआ सपना लेके जीना मुश्किल होता है। तो लेकिन हम आपको मुश्किलात में नहीं देखना चाहते हैं, तो इसीलिए कोई भी अगर वीडियो, कोई भी लेक्चर्स, कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी फॉर्मूला शीट अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। इसमें बहुत कुछ होने वाला है, जैसे आज था पीवाईक्यूज के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड रिवीजन भी। हमने लास्ट मिनट में कैसे रिवीजन करना है वो सारे चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक फुल पैकेज है, इसीलिए पूरा मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप इस रेस्क्यू मिशन को जोड़िए। बात समझ में आ रहा है। और आप अगर किसी दोस्त को जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको भी जोड़ा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एज यूजुअल मेरा हमेशा रहता है, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे थे इतना टाइम मेरे को झेलने के लिए, है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर हमारा क्या होने वाला है जानते कि नहीं जानते, सेमीकंडक्टर। आज हमने, आज 5th डे पे हमारे पास कितना मार्क्स आ गया बेटा, 32 मार्क्स हमारे पास आ गया। बात समझ में आ रहा है, हम बहुत दूर नहीं है, हम बहुत दूर नहीं है। 5 दिन में 32 मार्क्स बेटा ऐसे ही आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही सब कुछ आ जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं टेंशन ले रहा हूं, तुमको आराम से रहना है। तुमको खाली फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए। बिल्कुल ठीक है जी, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।